स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों एएलपी और टेक्निकल साइंस स्पेशल का जो क्यूज चलते आ रहा है उसी सिलसिले में फिर से आगे आ गए हैं। और हम तो आगे जाते हैं लेकिन लाइट जो बार बार पीछे छूट जाता है, इसलिए लाइट का मतलब किल्लत होते हुए जो है हमारे साथी जो है सहयोगी साथी देख भी रहे होंगे जो कि काफ़ी अनुभवी हर क्षेत्र में वो अभी लाइट जलाने का काम कर रहे हैं। और जो कि होमवर्क दिया गया था उसी होमवर्क के सीरीज़ के माध्यम से फिर से यूज कराया जाएगा। और जो होमवर्क आपको एक ही बार में पीडीएफ में 6 पन्ना दे दिया गया था, कल जो 3 पन्ना करा दिया गया था। और आज जो है आपको यकृत यानी पाचक ग्रंथि में इससे पहले जो है मुख गुहा आहार नाल के बारे में, छोटी आंत बड़ी आंत अमाशय अग्नाशय सब के बारे में बता दिया गया था। अब उसके आगे जो है श्वसन ग्रंथियाँ हैं, कुछ अग्नाशय है, उसके बाद जो हार्ट है उसके बारे में आज पढ़ना है। तो वीडियो के अंदर बन रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी शानदार जानदार और लल्लन टॉप होने वाला है। और मनुष्य के शरीर की कुछ संरचनात्मक इकाई होती है, उससे समझना भी चाहिए क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कल कैसे भोजन पचता है उसको हमने समझाने का प्रयास किया था। और आज जो है कैसे हमारा ब्लड पंप करता है, कैसे कौन सा दायां बायां आलिंद नीले सिरा ये सब जो है धमनी उमनी से बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है। ये सारा डाउट जो है आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो उम्मीद करते सभी लोग होमवर्क पढ़ के आओगे। अगर होमवर्क नहीं मिल रहा होगा आप लोगों को तो आप सभी लोग जो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, आप सभी लोगों को लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आप लोग तक पहुँच जाए। ये हमें दे दीजिए, आप आंसर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्यूज। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी? यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? ग्रंथि। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी तो कौन हो जाएगी? ये अग्नाशय जो हो जाएगी, कौन हो जाएगी? मिश्रित। दूसरी मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी। और सिर्फ सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेगा तो थायराइड ग्रंथि जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? मिश्रित अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि यकृत जो है, यकृत में किसका स्टॉक होता है? ये पित्त का भी यकृत निकलता जो है ना, ठीक है सर जी। विटामिन ए संचित रहता है उसमें। और पित्त का जो है ना स्राव जो है वो कहाँ से होता है? यकृत से होता है। और पित्ताशय में जमा होता है कौन? पित्त जो है ये पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन का संश्लेषण जो है वो यकृत के द्वारा किया जाता है? विटामिन ए का संश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा जो है ना यकृत जो है वो ग्लूकोज को किस में बदलता है? ग्लाइकोजेन में। ये ग्लूकोज को किस में बदलता है? ग्लाइकोजेन के रूप में बदल के उसको संचित रखता है। पेड़ पौधे में भोजन किस रूप में संचित रहते हैं? स्टार्च के रूप में। और मानव शरीर जीव जंतु में ग्लाइकोजेन में। तो ये ग्लाइकोजेन जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में संचित रखता है, ये बदलने का काम कौन करता है? यही यकृत जो है वो आपको भोजन को ग्लूकोज किस में बदलता है? ग्लाइकोजेन में जो वो बदल देता है। समझ रहे हैं वकील साहब? आपके शरीर के अंदर ऐसी क्रियाएं होती रहती है जो आपको पता भी नहीं रहता है, वो सारा काम जो है वो टेबल के अंदर काम जो है वो होते रहता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पित्त का लगातार श्रवण करने के बाद जो है इसको जमा कहाँ रखा जाता है? पित्ताशय में जमा रखा जाता है। बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि पित्त में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? एक भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? एक भी प्रकार के एंजाइम जो है पित्त में नहीं पाए जाते हैं। और पित्त का जो है ना रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। ये गाढ़ा जो है ये द्रव्य जो है ये पित्त का रंग होता है। किस पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि पित्त जो है ना यह आपको जो है किसके पाचन के लिए आवश्यक होता है? वसा के पाचन के लिए क्या आवश्यक कौन होता है? ये पित्त जो है वसा के पाचन के लिए आवश्यक होता है। और कल हमने चर्चा भी किया था कि 2 ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें पिता से नहीं पाया जाता है? घोड़ा और चूहा। घोड़ा और चूहा में जो है यकृत में क्या कहते हैं? पित्त जो है ये पिता से जो है वो नहीं पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे आते हैं अग्नाशय पे। जो वेल मछली वाला जो बताए थे, हाँ उसमें जो है ना वेल मछली जो बताए थे कल आपको, उसमें लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। वेल मछली में लार, मेढक और वेल मछली में जो है लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। वो सिर्फ भोजन को निगल लेता है, चबाने का काम जो है वो नहीं करता है। देखते हो जाएगा जो बेड उड को, हाँ उसमें पाई जाती है, इसमें नहीं पाए जाते। सांप के अंदर पाई जाती है, वो अंदर से गलाने का काम करता है। कभी सांप के पेट में घुस के देखिएगा तब फीलिंग होगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अग्नाशय का आकार जो है किस आकार का होता है? अंग्रेजी अक्षर में
अंग्रेजी अक्षर में जो है ना इसका आकार यू के आकार का, ये अग्नाशय का होता है। और सेम के बीज के आकार बोले वो वृक्क के आकार, वही किडनी का आकार जो है वो सेम के बीज के आकार का होता है। और नाशपाती के आकार कौन होता है? गर्भाशय, राजमा। राजमा का भी आकार ठीक, राजमे के आकार का वृक्क होता है और गर्भाशय के आकार का नाशपाती जो है वो गर्भाशय का आकार का होता है। आप उसको चेक नहीं कीजिए है कि नहीं, वो सुरक्षित है अभी। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अग्नाशय जो है ना यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि हो जाएगा, इसलिए इसको जो है कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि जो है वो कहा जाता है। कोई दिक्कत अनिल जी, आप नाम तो पता ही नहीं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से जो है ना कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन और ग्लूकोगॉन नामक हार्मोन जो है वो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकोगॉन नामक हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन पूछा गया विनोद बाबू कि इंसुलिन और ग्लूकोगॉन हार्मोन अग्नाशय के कौन से भाग से निकलते हैं? अंतःस्रावी भाग से जो है वो निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन निकलते हैं। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अग्नाशय द्वारा जो ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित किया जाता है जो प्रोटीन को किस अम्ल में बदलने का काम करता है? एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है। कौन सा अम्ल बदलता है? एमिनो एसिड में बदलने का काम करता है। तो ये अग्नाशय से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला था, उसको हमने डिस्कशन कर दिया है। अब इसके बाद आते हैं श्वसन तंत्र पे, और श्वसन तंत्र को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और रिप्रोडक्शन सिस्टम से कहते हैं प्रजनन तंत्र। कौन सा तंत्र को? प्रजनन तंत्र को कहा जाता है। देखिए मनुष्य के शरीर में जो है ना कुछ अंगों को मिला के जो है एक अंग का निर्माण किया, तंत्र का निर्माण किया गया जिसको श्वसन तंत्र कहा जाता है। इसमें नाक, गर्सनी, स्वर यंत्र जिसको लैरिंक्स कहा जाता है, उसके बाद श्वास नली और लंग्स जिसको फेफड़ा भी जो है कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, श्वसन मार्ग का प्रथम अंग जो है वो कौन सा अंग हो जाएगा? नाक। श्वसन के लिए सबसे पहला अंग क्या हो जाएगा? नाक जो है श्वसन अंग के लिए सबसे प्रथम अंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि गर्सनी, पाचन और श्वसन गर्सनी जो है यह किस किस अंग में आते हैं? ये पाचन और श्वसन तंत्र, ये दोनों तंत्र में कौन आ जाएगा? गर्सनी आ जाएगा। गर्सनी जो है श्वसन करने के भी काम आता है और भोजन को पाचन तंत्र के अंदर का जो है गर्सनी और पाचन और श्वसन दोनों के अंदर जो है ये आ जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, वायु जो है यह कहाँ से होते हुए श्वास नली में पहुँच जाती है? यही गर्सनी से होते हुए, नाक से घुसता है ना, यही गर्सनी के माध्यम से होते हुए कहाँ आती है? श्वास नली में चली जाती है। चलिए और वहाँ जो है श्वास नली में यह जो है वक्ष गुहा से विभाजित होकर जो है यह दो भागों में बंट जाती है और प्रत्येक भाग जो है यह फेफड़े से पहुंचकर जो है उसको अंतिम छोर तक वायु कोश में जाके छोड़ देता है, जिसके बाद फेफड़ा उसके आगे का काम जो है वो अपना स्टार्ट कर दे। जैसे आप सांस लेते हैं तो वो नाक के माध्यम से गर्सनी में जाता है और गर्सनी में जाने के बाद उसको वायु जो है दो भाग में बांट देता है। वक्ष कोश जो है वक्ष गुहा से जो है इसको दो भागों में बांट देता है और वही गुहा आगे चल के जो है इसको फेफड़ा तक पहुंचाने का काम जो है वो कर देता है। चलिए इसलिए लोग जो सिगरेट उगरेट पीते हैं ना, तो वो सिगरेट पीने का धुआं से किसी किसी को डक लगने लगता है, तो वही श्वसन क्या कहते हैं गर्सनी के माध्यम से जो है वो फेफड़ा तक पहुंच जाता है। तो लोग नहीं भी पीने के साथ उसको डक जो है वो लगता है। जो आपके साथ खैनी, हाँ खैनी को खा रहा है, खैनी खाता है, उसको झटका जो मार देता है तो किसी किसी को छींक आने लगता है, तो वो भी इसी के माध्यम से होता है। कोई दिक्कत चंदन बाबू? चलिए आज का आपका डाउट जो बिहार पुलिस से पूछा हुआ था धमनी और शिरा, वो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। दिल के साथ साथ जगह को भी दबा के रखिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अब आते हैं फेफड़ा पे, और फेफड़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लंग्स। क्या कहते हैं? लंग्स कहा जाता है। बता दीजिएगा वक्ष गुहा में दोनों तरफ जो है ना एक एक स्पंजी, गुलाबी और लगभग किस आकार का फेफड़ा पाया जाता है? शंकु के आकार का जो है शंकुआकार जो है वो फेफड़ा पाया जाता है। देखिए दोनों तरफ होता है एक एक स्पंजी, मतलब दोनों तरफ जो है एक एक स्पंजी, और ये आपको जो है गुलाबी और लगभग जो है शंकु के आकार का जो है क्या पाता है? फेफड़ा जो है पाता है। फेफड़ा का कलर हल्का गुलाबी जो है वो देखने में लगता है। कभी देखते होगा कहीं मटन उटन जो बनाते रहता है उसका फेफड़ा देखिएगा तो वो गुलाबी के आकार का जो है वो देखने को मिलता है। मनुष्य का फेफड़ा दुर्लभ है, जल्दी देख नहीं सकते हैं, देखने का मन हो तो पोस्टमार्टम जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि बाएं फेफड़े को जो है ना ये आपको जहाँ पे हृदय रहता है उसको क्या कहा जाता है? हृदय खांची कहा जाता है। हृदय कहाँ रहता है? हृदय खांची में रहता है और ये हमेशा बाएं फेफड़े के साइड में वो जो है फिक्स रहता है। फेफड़ा हृदय कहाँ रहता है? हमेशा बाएं साइड में, हृदय के बाएं साइड में रहता है, फिक्स रहता है वो। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा
कि फेफड़े द्वारा जो है ना, फेफड़े तक अशुद्ध रक्त जो है वो कौन पहुंचाता है? फुफ्फुस धमनी। अशुद्ध रक्त जो है, देखिए धमनी हम बताते हैं, पर सुन लीजिए, अब कंफ्यूजन नहीं होना है। धमनी जो है हमेशा शुद्ध रक्त ले जाता है और सिरा जो है हमेशा अशुद्ध रक्त ले जाता है, लेकिन इसमें अपवाद में वो फुफ्फुस वाला हो जाएगा। फुफ्फुस नहीं, फुफ्फुस धमनी, ठीक ना। फुफ्फुस धमनी जो है ये शुद्ध रक्त, धमनी शुद्ध रक्त ले जाता है, लेकिन अपवाद में कौन हो जाएगा? ये फुफ्फुस लग जाएगा। इसलिए जो है फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त जो है कौन लेता है? फुफ्फुस धमनी ले जाता है। और यह जो है मानव शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी हो जाएगी जो कि धमनी होते हुए भी जो है अशुद्ध रक्त ले जाती है। अब समझे, धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन अपवाद में कौन हो जाएगी? फुफ्फुस धमनी। ठीक इसी प्रकार सिरा के साथ भी होता है, जहाँ भी फुफ्फुस लग जाएगा वो हमेशा अपने काम के विपरीत हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देता है। फुफ्फुस धमनी का काम है हमेशा शुद्ध रक्त ले जाना, लेकिन जैसे ही उसमें फुफ्फुस लग जाएगा वो क्या करेगा? अशुद्ध रक्त ले जाएगा, और ये किस में आ जाएगा? अपवाद में इसको गिनती रखा गया है। चलिए, इसी के बाद आता है फेफड़े द्वारा जो रक्त शुद्ध कर दिया जाता है। रक्त शुद्ध करने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। फेफड़ा करता है। जब फेफड़ा जिसको ले जाता है, फेफड़े द्वारा शुद्ध किया हुआ रक्त जो है यह हृदय तक कौन ले जाता है? ये यही फुफ्फुस सिरा ले जाता है। फुफ्फुस सिरा के द्वारा जो है ये हृदय के बाएं आलिन तक पहुंचाया जाता है, और यह मानव का एकमात्र ऐसा सिरा है जो सिरा होते हुए भी जो है आपको क्या करता है? शुद्ध रक्त ले जाने का काम जो है वो करता है। आप समझ गए? फुफ्फुस फुफ्फुस समझ गए ना? हाँ, फुफ्फुस समझ गए होंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्लियर हुआ चंदन बाबू? चलिए, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन। तो श्वसन को ही अंग्रेजी में रिस्पायरेशन कहा जाता है, और श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसका उत्पादन होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन करने के बाद क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन जो है होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि इस प्रक्रिया में सामान्य स्थितियों में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। इसी कारण जो है ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। माने किसको कोशिका का ईंधन कहा जाता है? ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहा जाता है। और ये कोशिका का ईंधन जो ग्लूकोज बनता है, ये किस कारण बनता है? ये श्वसन क्रिया के बाद जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब समझ गए वकील साहब? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। श्वसन की प्रक्रिया जो है यह जीव जंतु और पेड़ पौधे में अलग अलग होती है या समान रूप से होती है? ये दोनों में समान रूप से होती है। पेड़ पौधे में और जीव जंतु दोनों में श्वसन की प्रक्रिया जो है वो समान रूप से हमेशा होती है। जीव जंतु में भी समान श्वसन होती है और पेड़ पौधे में भी समान रूप से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वातावरण से जो वायु हम सांस लेने में खींचते हैं, ये कितना परसेंट खींचते हैं? ये 21% ऑक्सीजन खींचते हैं। 0.03% क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। जबकि नाक से जो छोड़ते हैं तो कितना परसेंट ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं? ये देखिए 17 लूसेंट में दिए हुए, 17% लूसेंट में दिए हुए, इसमें 16% दिए हुए ऑक्सीजन जो है बाहर छोड़ते हैं। बाकी 4% है या 5% जो है वो श्वसन के दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आप भी यहीं बैठे हुए ना, चलिए तब काले काले दिख रहे हैं उस समय से। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फेफड़े के एल्वोली में बाहर से ली गई वायु जो है इसमें क्या उपस्थित रहता है? ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। और यह एल्वोली के ऊपर जो है मौजूद कोशिका में प्रवाहित अशुद्ध रक्त में उपस्थित O2 को जो है CO2 को श्वसन झिल्ली के द्वारा आदान प्रदान करता है। और इसी O2 और CO2 को आदान प्रदान करने की क्रिया क्या कहलाती है? गैसों का विनिमय कहलाता है। क्या कहलाता है? गैसों का विनिमय। O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, इसी को क्या कहते हैं? गैसों का विनिमय कहलाता है। और गैसों का विनिमय जो है ये किस विधि के द्वारा होता है? विसरण विधि के द्वारा होता है। किस विधि से होता है? गैसों का विनिमय जो है वो हमेशा विसरण विधि के द्वारा होता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की दर जो है यह वयस्क मनुष्यों में 1 मिनट में कितनी बार होती है? 12 से 15 बार। 12 से 15 बार जो है श्वसन की दर जो है मनुष्य में 1 मिनट में, यानी 12 से 15 बार श्वसन जो है वो कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। शिशु में यह कितना बार हो जाता है? 44 बार। शिशु में कितना बार होता है? ये 44। वैसे भी शिशु में जो है ना श्वसन करने की दर जो है वो अधिक होता है। उसका ब्लड प्रेशर शिशु में और वृद्धावस्था में ब्लड प्रेशर भी क्या रहता है? हाई रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया जो है यह पूर्ण रूप से जो है ना किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? ये तंत्रिकीय नियंत्रण के द्वारा जो है जो पूरे तरीके से क्लियर जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा
कि अब आते हैं कि ऊंचाई में श्वसन की जब वृद्धि होती है तो क्या होता है, नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये कैसे होता है, जब पेड़ पर क्या कहते हैं पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमें हाफनी क्यों लगता है, ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं तो हकमी क्यों छूटने लगता है, इस सारे बातों का डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हवा का घनत्व जो है ना, या इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो घटने लगती है। क्या होने लगती है, हवा ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। इस कारण क्या होता है कि रक्त में ठीक है दिक्कत होता है। वही तो हम बता रहे हैं काहे दिक्कत हो रहा है। सो सांस लेने में दिक्कत होता है तो कोरोना हो जाता है, ये वाला बात नहीं है। जब ऑक्सीजन हवा जब धीरे धीरे पेड़ पर चढ़िएगा या फिर ऊंचाई पर चढ़िएगा, इसमें क्या होता है कि हवा का घनत्व जो है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और इस कारण जो है रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कमी किस में होती है, रक्त में। ऑक्सीजन की कमी किस में होती है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको जो है ना आपको हाइपोक्सिया कहा जाता है। क्या कहता है, हाइपोक्सिया क्या कहलाता है, जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहा जाता है। और यही कारण जो है हम तेज़ी से सांस लेना को स्टार्ट करते हैं, हमारा ब्लड जो है उसमें तेज़ी से रनिंग करने लगता है, तो हमारा धड़कन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो लोग उस पर हाथ देकर देखता है धक धक की बढ़ गया, तब कहता है हकीमी हमको छूट गया। ठीक है ना, ऊंचाई पर चढ़ता है, जब ज़्यादा वृद्धावस्था को सीढ़ी पर चढ़ा दीजिएगा अधिक से ऊंचाई पर, तो क्या होता है उसको सांस लेने में तकलीफ होता है, उसमें ऑक्सीजन घट जाता है। और जब ऑक्सीजन जब रक्त में घट जाता है तो लोग उसमें ऑक्सीजन जो है वो तेज़ी से प्रवाह होने लगता है। तो जब तेज़ी से ऑक्सीजन प्रवाह होता है तो वही धड़कन जो तेज़ी से धड़कने लगता है, जो लोग बोलते हैं हकीमी जो है वो छूट रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ऊंचाई पर जो है रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यक स्तर में लाने पर आरबीसी का उत्पादन जो है वो तेजी से होने लगता है। वही बात हम जो बोल रहे हैं वो इसमें लिखा हुआ है। इसमें श्वसन की दर तीव्र हो जाती है और लोगों का धड़कन जो है वो बढ़ जाता है। जब लोग तेजी से दौड़ता है उसमें भी यही हाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि परिसंचरण तंत्र जो है यह हमेशा एक निश्चित दिशा में होता है और रुधिर परिसंचरण का कार्य जो है किस अंग के द्वारा किया जाता है, हृदय के द्वारा किया जाता है। रुधिर परिसंचरण का काम किस द्वारा किया जाता है, हृदय। जहाँ जहाँ रुधिर बोलेंगे ना वहाँ पर रक्त ही समझना है। रक्त को ही रुधिर भी कहा जाता है, खून भी, ब्लड भी और लेहू भी उसी को कहा जाता है। लेहू ठेठी भाषा में लेहू बोलते हैं उसको। चलिए लेहू या लहू बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि रक्त परिसंचरण की खोज किस द्वारा किया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा जो है रक्त परिसंचरण की खोज किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हृदय का आकार जो है ना वो किस तरह के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का जो है ये हृदय का आकार। दो बंद मुट्ठी, एक मुट्ठी नहीं, दो मुट्ठी को ऐसे जब बनाइएगा तो हृदय जो है इसका आकार जो है ऐसा बनता है, जो दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित रहता है। हृदय कहाँ स्थित रहता है, दोनों फेफड़े के बीच में कौन स्थित रहता है, हृदय जो है वह स्थित होता है। देखिए यह जो है ना थोड़ा बायां तरफ झुका रहता है। कहाँ झुका रहता है, ये थोड़ा बायां तरफ ये झुका रहता है। और यह जो है दोहरी झिल्ली जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है इससे घिरा भी रहता है। हृदय जो है किससे घिरा रहता है, पेरिकार्डियम, जो कि एक प्रकार की दोहरी झिल्ली होगी, इससे कौन घिरा रहता है, हृदय जो है वो घिरा रहता है। और हृदय में मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। देखिए 2 आपको ऊपर होता है, 2 उससे हल्का सा थोड़ा सा नीचे होता है। जो ऊपर होता है उसको क्या कहता है, आलिंद कहा जाता है। जो छोटा सा थोड़ा सा नीचे रहता है उसको नीले कहा जाता है। देखिए चैम्बरों के अंदर ही आलिंद और नीले पड़ रहा है। आप समझ में आ गया होगा। जो थोड़ा सा 2 ऊपर है उसको क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। जो थोड़ा 200 नीचे रहता है उसको नीले कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना ग्राम होता है, 300 ग्राम। माथा का वजन 1350 ग्राम होता है। 300 ग्राम किसका वजन होता है, मनुष्य के हृदय का वजन जो है वो 300 ग्राम होता है। और यह 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 70 से 72 बार। 70 से 80 दिए हुए या 72 बार इसको एक जगह रखा गया। 70 से 72 बार जो है कौन धड़कता है, हृदय जो है 1 बार धड़कता है। और यह व्यक्ति का रक्तचाप जो है वयस्क मनुष्य का कितना होता है, 120/80 जो है किसका रक्तचाप जो है मनुष्य का होता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप जो है ना यह किसके दाब से अधिक होता है, तो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, रक्तचाप हमेशा अधिक होता है। नहीं है कम रहेगा तो आप लटक जाइएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए जो है ना एक आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है। उस तत्व का नाम क्या जाएगा, पोटेशियम। हृदय को धड़कने के लिए पोटेशियम तत्व का होना आवश्यक हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि जो हृदय धड़कता है तो वो आराम कब करता है, सो बताइएगा। करता है, बताते हैं 2 धड़कनों के बीच के जो समय रहता है उसी में हृदय क्या करता है,
आराम करता है, मतलब अल्प समय की अवधि के लिए हृदय जो है आराम करता है। और जब दो धड़कनों के बीच में समय रहता है उसी में हृदय क्या करता है, आराम भी कर लेता है। जब उससे आराम, जब एक बार धक किया फिर धक करेगा ना, उसके बीच में जो आपको जो समय बचता है उसी में हृदय क्या करता है, कुछ देर के लिए आराम, मतलब रेस्ट उसमें करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिस्टोलिक प्रेशर इसमें कितना होता है, 120 mm/Hg हो जाएगा। और डायसिस्टोलिक कितना होता है, 80 mm/Hg होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि इस दोनों के अंतर को जो है ना कौन सा दाब कहते हैं, नाड़ी का दाब कहते हैं। 120 - 80 मतलब 40 बार जो है ये नाड़ी का दाब जो है 1 मिनट में नाड़ी जो है ये 40 mmHg इसका मान निकाला जाता है। इसको जो है पल्स रेट भी कहा जाता है। नाड़ी दाब को पल्स रेट या पल्स प्रेशर भी जो है इसी को कहा जाता है। जो आपको हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर का बीच का समय रहता है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के बीच का जो अंतर रहता है उसी को पल्स रेट जो है वो कहा जाता है। पल्स रेट जो डॉक्टर साहब हाथ पकड़े भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो अंगुली में चुट्टा लगा के भी जो है वो चेक किया जाता है। पल्स जो है वो चेक किया जाता है। कोरोना काल में इसको काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से जो है वो चेक किया गया था। आपका हुआ था? चलिए ठीक है। चलिए संवेदना व्यक्त करेंगे हम भी उसके लिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हृदय जो है लगभग 1 मिनट में कितना लीटर रक्त पंप करता है, 5 लीटर। 5 लीटर जो है प्रति मिनट जो है पंप करता है। हृदय जो है 1 मिनट में कितना प्रति मिनट जो है 5 लीटर रक्त जो है ये पंप करता है। और नाड़ी की हृदय स्पंदन गति जो है ये कितना मिनट होती है, यह आपको जो है 70 से 90 मिनट होती है। 1 मिनट में 70 से 90 बार नाड़ी जो है वो धड़कता है। यहाँ पर नाड़ी रहता है, यहाँ पे जो वो कुत्ते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुरुष में रक्त महिला से हिसाब से 1 लीटर ज़्यादा होता है, कम रहता है। महिला में आधा लीटर। हाँ चलिए आगे बता दीजिएगा कि ECG का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है। ये आपको जो है हाँ वो मस्तिष्क नहीं, हृदय की विकारों को चेक करने के लिए जो है ECG का उपयोग, हाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, जी मिचलाना और बाह में दर्द होना, झंझनाहट होना, ये सब किसका लक्षण है, हार्ट अटैक का क्या हो जाएगा, लक्षण जो है हो जाएगा। जब ये सब किसी को लक्षण लगे तो समझ जाइए उसको क्या आने वाला है, हार्ट अटैक आने वाला। ये हमेशा पैसे वालों को ही आता है, नॉर्मल गरीब व्यक्ति विद्यार्थियों को हार्ट अटैक जो है वो नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फेफड़ाओं में शुद्ध रूप से रक्त जो है वो जब शुद्ध नहीं होता है जब बच्चों में, तो इसके कारण जो है बच्चों का नाखून, त्वचा और होठ जो है वो असामान्य रूप से क्या होता है, नीला पड़ जाता है। और यही नीला होने के कारण जो है इसे क्या कहता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। और यह ब्लू बेबी सिंड्रोम जिस बच्चे को होता है उसको हमेशा ब्लू बेबी कहा जाता है। समझ गया ना, उसको कौन सा बेबी कहता है, ब्लू बेबी। मतलब जैसे ही बच्चों का हाथ पैर का नाखून होठ जब नीला होने लगे तो समझ लीजिए उसके फेफड़ा जो है ठीक से रक्त जो है वो छानने का काम जो है वो नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसके फेफड़े में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, इसलिए उसको जो है रोग होता है, उसको क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। उस बच्चे को क्या कहता है, यह ब्लू बेबी हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। जब जिस कारण यह जो है नीला जो पड़ता है, वो नीला जो पड़ता है उसको साइनोसिस भी कहा जाता है। क्या कहता है, साइनोसिस भी जो है ये इसी को कहा जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रुधिर वाहिकाएं। क्या स्टार्ट हो रहा है, रुधिर वाहिकाएं। तो रुधिर मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड, और वाहिका मतलब जो वेसल्स जो होता है जिससे बड़ा रक्त निकलता है उसी को वाहिकाएं भी कहा जाता है। नस बोलिए। देखिए रुधिर जो हमेशा रुधिर वाहिकाओं के द्वारा ही प्रवाहित होती है। इन मतलब नहीं है कि रुधिर जो है मांसवार से निकलना स्टार्ट कर देगा, रुधिर हमेशा अपने रास्ते से ही निकलती है। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन होगा, रुधिर जो है 3 रास्ते से निकलती है। पहला धमनी, दूसरा सिरा और तीसरा हो जाएगा कोशिकाएं। 3 को माध्यम से रुधिर जो हमेशा प्रवाहित जो है वो होती रहती है। तो धमनी से हमेशा कौन सी रक्त निकलती है, शुद्ध रक्त निकलती है। डुप्लीकेट होता है कुछ की, शुद्ध रक्त जो हमेशा कहाँ से निकलती है, धमनी से। और अशुद्ध रक्त हो जाएगा तो सिरा से जो है वो अशुद्ध रक्त निकलते रहता है। चलिए अब जो क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है उसका देखिए सेम टू सेम लाइन बाय लाइन हम मिलाते हैं। अभी रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाने का काम कौन करता है, ये धमनी करता है। यही क्वेश्चन था, हृदय से जो है आप रुधिर जो है, रुधिर को हृदय से जो ले जाने का काम करता है वो कौन करता है, धमनी करता है। रुधिर को हृदय से जो विभिन्न अंगों में ले जाता है वो कौन ले जाता है, धमनी ले जाता है। तो इसमें ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी हो जाएगा तो कौन हो जाएगा, वो
अशुद्ध रक्त हो जाएगा और फुफ्फुस सिरा हो जाएगा तो शुद्ध रक्त हो जाएगा। इस समय आपका फंसने का जरूरत जो है वो नहीं हो जाएगा। चलिए आप बताइएगा कि रुधिर से विभिन्न अंगों में हृदय में जब ले जाएगा तो वो कौन जाएगा? सिरा ले जाएगा। और सिरा कौन सा खून ले जाता है? अशुद्ध रक्त, उसको छानने के लिए ले जाता है उसमें, ठीक है ना। आगे पता चला क्वेश्चन इसमें फिर फुफ्फुस हो जाएगा तो फिर उसका उल्टा समझ लीजिएगा। चलिए आगे पता चला क्वेश्चन है कि ये धमनी को सिरा से जोड़ने का काम कौन करता है? ये रुधिर का कोशिकाएं जो है, ये रुधिर की केशिकाएं जो है वो धमनी को सिरा से जोड़ने का काम जो है वो करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि रुधिर में सिराओं में जो है ना रुधिर का पश्च यानी बैक फ्लो होता है। इसको रोकने के लिए जो है ना बल्ब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बल्ब पाए जाते हैं, जो बायां आलिंद और बाएं नीले में एक छिद्र के द्वारा खुलता है। जहां यह बल्ब पाया जाता है उसी को जो है ना द्विकटाप बल्ब भी को जो है वो कहा जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रुधिर को। तो बताइएगा रुधिर एक प्रकार का कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। और जाइलम और फ्लोएम कैसा उत्तक है? जटिल संवहनी उत्तक है। जटिल संवहनी उत्तक है। जब उत्तक चलाए थे ये सारे बातों का डिस्कशन जो है वो किया गया है। तो जाइलम कौन सा उत्तक है? मृत उत्तक है। जाइलम मृत उत्तक है और फ्लोएम हो जाएगा तो जीवित उत्तक हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर और तरल संयोजी उत्तक मिला के जो है ना ये रुधिर कहलाता है। तो एक प्रकार का बताइएगा रुधिर जो है यह एक प्रकार कैसा कोलाइड हो जाएगा? प्राकृतिक कोलाइड हो जाएगा। कोलाइड कैसा हो जाएगा? प्राकृतिक कोलाइड हो जाएगा। और उत्तक की बात करेगा तो तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा, जो मुख्यतः कितने अवयव से मिलकर बनता है? दो अवयव से मिलकर बनता है। देखिए बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें पहला हो जाएगा प्लाज्मा और दूसरा हो जाएगा ब्लड सेल, जिसको रुधिर केशिका भी जो है वो कहा जाता है। तो बता दीजिएगा मनुष्य के कुल रक्त के आयतन में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55% प्लाज्मा रहता है। और प्लाज्मा में जल क्या परसेंट रहता है? 90%। ब्लड में प्लाज्मा 55% और प्लाज्मा में जल हो जाएगा तो 90% हो जाएगा। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि इसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें कि एल्बुमिन, फाइब्रोनिजोन, ये सब जो है आपको रक्त में प्लाज्मा में प्रोटीन जो है ये पाया जाता है। आगे बता दीजिएगा रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के हो जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपको प्लेटलेट्स। ये 3 क्या होता है? प्लेटलेट्स जो है ये तीनों कहलाते हैं। वो प्लेटलेट वाला बात नहीं, भोज वाला बात रात में नहीं बोलिएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। आरबीसी का कैसा होता है? गोलाकार होता है। उसमें केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है, यानी उपस्थित नहीं रहता है, अनुपस्थित। लामा और ऊंट में जो है ना केंद्रक जो है वो आरबीसी में केंद्रक जो है वो पाया जाता है। ये अपवाद में है। आरबीसी में केंद्रक जो है ये 2 पशु में पाया जाता है, ऊंट और लामा में। बाकी किसी के आरबीसी में केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। और इसका रंग जो है वो लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल हो जाएगा। और यह जो है किसको ढोने का काम करता है? ऑक्सीजन को। आरबीसी किसको ढोता है? ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। उसका जीवन काल कितना से कितना रहता है? 20 से 120 दिन जो है वो आरबीसी का जो है वो जीवन काल जो है वह रहता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना रहता है? ये रेंज में पूछेगा 7.35 से 45, ठीक है। 7 बूंदी 3.5 से लेके 7.45 और एवरेज रेंज फिक्स पूछेगा तो 7.4 जो है ये इसका रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि बता दीजिएगा डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? इसका कोई आकार नहीं होता है। यह अनियमित आकार का डब्ल्यूबीसी जो है यह होता है। और इसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया है? इसमें केंद्रक जो है वो पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण से रक्षा कौन करती है? यही डब्ल्यूबीसी जो है संक्रमण से रक्षा करती है। और यह जो है ना यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी। मतलब आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? डब्ल्यूबीसी जो है क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। और इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। लेकिन इसमें 1 से 4 दिन दिए हुए, वो भी याद रखिए। 2 से 4 दिन या 1 से 4 दिन जो है वो होता है। इसको जो है आगे चल के जो है आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कणिकाओं को जो है ना इसमें सबसे छोटी जो हो जाएगी श्वेत रक्त कणिकाएं जो है ये महत्वपूर्ण घटक हो जाएगी। और इसमें जो है ना इसको 2 भागों में बांटा गया है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में इसको जो है बांटा गया है। और एड्स होने के बाद जो है ना यही लिम्फोसाइट जो है टी लिम्फोसाइट जो है वो घट जाता है, प्रभावित जो है हो जाता है, इसकी संख्या जो है वो घट जाता है, कम हो जाती है। चलिए आगे बता दीजिएगा। प्लेटलेट्स करके इसको जो है ख़त्म कर देते हैं। बता दीजिएगा कि प्लेटलेट्स जो है इसमें केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? इसमें नहीं पाया जाता है। सिर्फ डब्ल्यूबीसी में ही केंद्रक पाया जाता है। बाकी आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। और
और यह सूक्ष्म होते हैं, मतलब ये आकृति में सबसे छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। प्लेटलेट्स जो है वो छोटे और रंगहीन होते हैं। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। बताएगा आरबीसी का कब प्रकार किसे कहता है? प्लीहा कहा जाता है, क्योंकि वो आपको जो, हाँ वो इसी को अंग्रेजी में स्प्लिन कहेगा, क्योंकि यहाँ पर जाकर जो मृत आरबीसी जो यहीं पर जाकर ढेरी हो जाती है, जो निपटान नहीं करती है ये। आगे पता है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि, यानी अधिवृक्क ग्रंथि जो है ये आपको ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहलाती है? एस्कीमिया कहलाती है। और सबसे कम खून हो जाएगा तो एनीमिया कहलाती है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है। बताइए रुधिर में जो है ना कौन कौन सा पाया जाता है जिसके कारण वो थक्का नहीं बनता है? हिपेरिन और एंटीथ्रोम्बिन। हिपेरिन प्रोटीन के रूप में हिपेरिन और एंटीथ्रोम्बिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण जो है वो क्या होता है, वो रक्त जो है खून के अंदर जो है वो ब्लड जो है वो नहीं जमता है। तो जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरा क्लास करा दिया गया होगा। उम्मीद करते क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। पूरे क्लास में लाइट देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन आवाज़ सुनने को जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो जो होमवर्क दिया गया था उसी की सीरीज से पूरे तरीके से क्लास कराया गया है। बाकी ये सीरीज कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और इसके बाद आगे का जो सीरीज होगा वो आपको नेक्स्ट डे जो है वो होमवर्क के माध्यम से करा दिया जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहे। इसी तरीके से हमारे क्यूज के लास्ट तक बने रहिए। लाइट रहे या न रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बाकी आपको आवाज़ और जो होमवर्क का कंटेंट है वो आपके पास पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी सफलता की बात हम लोग के लिए आप लोग के सामने होने वाली है। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को यूं ही दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।